नमस्कार। आज हरियाणा के गौ सेवा अध्यक्ष श्रवण कुमार जी ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का स्पेशल गौशाला प्रोटेक्ट काउ टास्क फोर्स का गठन करने के लिए अभिनंदन करता हूँ। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से 2014 से सरकार बनी है और 2015 में गौ सेवा आयोग का गठन गौ सेवा आयोग की टीम खड़ी की, तब से गौ सेवा के लिए अनेकों कार्य किए। उसमें 2015 का गौ संरक्षण गौ संवर्धन अधिनियम उन्होंने लागू किया। गौ तस्करी में बहुत बैन लगा। हरियाणा के अंदर बहुत गौशालाएँ खुली और बहुत ये नहीं मैं मान के चलता कि हरियाणा में पूरी तरह से हम सफल हुए, परंतु बहुत मात्रा में सफल हुए, क्योंकि उस समय करीब 300 के आसपास गौशाला थी। आज हरियाणा में 650 गौशाला कार्य कर रही है। उस समय 3 लाख से भी कम गौवंश गौशालाओं में था। आज 4.5 लाख गौवंश, जिसका परिणाम है लगभग 100 करोड़ रुपया इस समय के दौरान हरियाणा की गौशालाओं को चारे के रूप में, शेड के रूप में और मशीनों के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में दिया गया, और जिससे गौशाला स्वावलंबी भी, कुछ गौशाला स्वावलंबी बनी। हम आसपास की गौशालाओं में, पंचकुला में भी देख रहे हैं कि गौशाला पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे स्तर पर कार्य कर रही है। इसी के साथ साथ गौशालाओं के लिए जो ज़मीन गौशाला खरीदती हैं, उनका खर्चा 1% या दान में ज़मीन मिलती है तो केवल 1% रजिस्ट्री खर्च होगा। ऐसी अधिसूचना जारी हो चुकी है और गौशालाओं ने, जो भी गौशाला संबल है, जो खरीदने में सक्षम है, उन्होंने ऐसा किया है। बिजली का बिल भी 2 रुपये यूनिट कर दिया गया है। और पिछले से पिछले महीने मान के चलूँगा, अब तो 16/6 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक थी और उस बैठक के अंदर भी ऐसे निर्णय लिए गए जो निर्णय वास्तव में मेरे को लगता है कि भविष्य में गौ माता सड़क पे नहीं होंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और सभी गौ भक्तों की ओर से, सभी गौशालाओं की ओर से, सभी गौ रक्षकों की ओर से उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने काउ टास्क फोर्स का हरियाणा में गठन किया, और जो 2 लेवल पे रहेगी। जिला के अंदर उसके अध्यक्ष के तौर पर रहेंगे उपायुक्त महोदय, डीसी, उनके साथ एसपी होगा, और डीडी एनिमल हस्बेंड्री होगा, पंचायत विभाग के अधिकारी होंगे, और गौ सेवक 5 गौ सेवकों की संख्या रहेगी जो समाज में गौ सेवा का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्टेट की एक बॉडी बनाई है, जिसके अंदर हरियाणा गौ सेवा आयोग का चेयरमैन उसका अध्यक्ष रहेगा, और इसके अंदर पुलिस विभाग से एडीजीपी, पशुपालन विभाग के सचिव, पंचायत विभाग के अधिकारी, एलआर, इस प्रकार से अधिकारियों की 6 की एक संख्या रहेगी, जिसको डीसी हर महीने रिपोर्ट करेंगे और हर 2 महीने में स्टेट बॉडी की मीटिंग, और जिला अनुसार ही निर्णय लिए जाएंगे कि अपने ज़िले की क्या परिस्थिति है, वहाँ गौवंश को कैसे सुरक्षा दी जा सकती है, सड़कों से कैसे हटाकर उनको आश्रय दिया जा सकता है, उनके पालन पोषण की व्यवस्था किस प्रकार से रहे, उस सब पे चिंतन होगा। और जो मार्गदर्शन का काम है वह हरियाणा गौ सेवा आयोग के माध्यम से, इस कमेटी के माध्यम से, या दिशा निर्देश समय समय पर जाते रहेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने इसमें तय किया, और इसका लाभ ये होगा कि भविष्य में मेरे को लगता है कि जल्दी इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। गौ तस्करी पे रोक लगेगी, गौ माता सड़कों पे नहीं होगी,
नई गौशालाओं का निर्माण होगा, क्योंकि पंचायत की भूमि या सामलात की भूमि या गोचरांत की भूमि वह भी डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ही निर्णय लेके ऊपर रिपोर्ट करने पे गौशालाओं को दी जा सकेगी, नई गौशाला खोलने के लिए या पुरानी गौशाला का विस्तार करने के लिए। इसी प्रकार से अब जो है भारतीय गौवंश को ही बढ़ावा दिया जाएगा, ये तय हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस चीज़ को माना है, क्योंकि विदेशी गौवंश जो था उस समय की योजना में लाया गया था और उसके परिणाम हमने देख लिए कि वो सड़कों पे आ रहा है और अनेक बीमारियों भी उससे उत्पन्न है। भारतीय देसी गौवंश का A2 मिल्क रहता है। भारतीय देसी गौवंश ही हमारी जलवायु और प्रकृति और हमारे देश के अनुकूल है। तो अब जो सेक्स सॉर्टेड सीमन वगैरह आएगा भारतीय गौवंश का ही होगा और उस पर काम किया जाएगा। और गौशालाओं में भी और जो किसानों के पास भी गौवंश है उन सबको भी वही उपलब्ध होगा, ये सब तय हुआ है। इसके लिए पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री जी को, जिन्होंने बहुत बड़ा, और सभी उन अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने गौ माता की सेवा में एक इतना बड़ा ये कदम उठाया है। ये मील का पत्थर सिद्ध होगा निश्चित रूप से, और गौ सेवा के लिए अनेकों कार्य होंगे। सर, तमाम बार योजनाएं बनती है गायों को बचाने के लिए, मगर वो ज़मीन पे नहीं आती। योजना कानून बनाए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी गायों की तस्करी होती है, कैसे रोकेंगे आप लोग? बिल्कुल, इसके लिए काउ टास्क फोर्स का जो गठन हुआ है, ये काउ टास्क फोर्स का कार्य यही होगा। वास्तव में बहुत ज़्यादा बात यह है कि इसके अंदर जो तस्करी का मामला है, उस तस्करी के मामले के अंदर कुछ ही लोग इन्वॉल्व हैं और जिनके जाल पहले से बिछे हुए हैं और संगठित भी, परंतु उस संगठन को बहुत तोड़ा हमने। आपको पता होगा, अभी 3-4 महीने पहले मेरे को भी धमकी मिली थी, गोरक्षकों को और को भी धमकी मिली थी और पाकिस्तान से आई थी। अगर हमने कार्रवाई की, उस दिन 4 गाड़ियाँ पकड़ी थी, 54 गोवंश को छुड़वाया था, 9 तस्करों को गिरफ्तार करवाया था और उस पर सख्त से सख्त कानून लागू करवाया था। इस कारण से बात यह है कि उनमें बौखलाहट थी। तो निश्चित रूप से गौ तस्करी बंद होगी, ये मान के चलिए आप। हम इस पर दिन रात एक किए हुए हैं। समस्या बहुत बड़ी थी और समाधान के प्रयास भी बात ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत बड़े प्रकार से किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके आंकड़े क्या कहते हैं? आज के समय में हरियाणा की सड़कों पे कितने गौवंश हैं और कितने आप लोग? हाँ, 40 से 50 हज़ार गौवंश मैं मान के चलता हूँ कि हरियाणा की सड़कों पे है। इनके लिए क्या प्रोविज़न? इनके लिए प्रोविज़न है, नई गौशालाओं का हम निर्माण करवाएंगे। पुरानी गौशालाओं में अगर जगह है, उनसे बातचीत करके, उनकी व्यवस्था करके, उनको साधन उपलब्ध करवा के, कहीं ज़मीन का मसला है, कहीं साधनों का है, कहीं चारे की बात है, तो उनको उपलब्ध करा के तब उसमें गौवंश देंगे। ये नहीं है कि गौवंश उसमें ठूस दिया और बाद में मरने के लिए छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे। कई गौशालाओं ने मोनोपोली बना ली है, डॉक्टर्स नहीं है और नहीं है, ऐसी गौशालाओं पे भी कुछ शिकंजा कसने जा रहे हैं। गायों को नहीं लिया जाता, जो अच्छे दुधारू हैं उनको रख लेते हैं, बाकी जो है सांड हैं और इनको कोई रखने का प्रोविजन नहीं कर रहे हैं। वास्तव में गौशालाएँ, हरियाणा की ज़्यादातर गौशालाएँ जो हैं उसमें दुधारू गौवंश नहीं है, वो सड़कों से पकड़ा हुआ ही है। अगर आप मान के चलें तो पूरे हरियाणा के अंदर एक भी गौशाला ऐसी नहीं है जो अपने आप को ऐसा कहे कि मैं स्वावलंबी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ और मेरा दूध से या गोबर गौमूत्र से काम चल जाता है। हम उस पर नस्ल सुधार के काम पे भी ध्यान दे रहे हैं, हम उस पर गोबर के उपयोग को भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आज रासायनिक खादों के कारण हमने अपनी ज़मीन को भी ख़राब कर लिया। और भविष्य में आप ये मान के चलिए कि हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ क्या स्थिति होगी। अभी कल ही मेरे को कोई बता रहे थे कि पंजाब के अंदर कोई एक ज़मीन का टुकड़ा ऐसा है कि उसके अंदर तारबंदी कर दी गई है कि इसके अंदर कोई भी चरने के लिए जानवर नहीं जाए, और जाता है तो उसको छाले वगैरह पड़ जाते हैं, मतलब उसको चर्म रोग आ जाता है या अन्य बीमारियां घेर लेती हैं।
तो इस प्रकार से ज़मीन के अंदर भी बात यह है कि बहुत ज़्यादा ये खादों के प्रयोग से, रासायनिक प्रभाव से बहुत नुकसान हो रहा है। तो हम जैविक खाद पे करेंगे। इसका अनुसंधान केंद्र की भी हमने स्थापना की है। उसमें सकेतड़ी में भी काम हो रहा है, पंजौर में भी काम हो रहा है और बड़े स्तर पे काम हो रहा है। उसके अंदर हम रॉक फास्फेट से क्रोम वगैरह बनाने के, फिनाइल के भी हम स्टैंडर्डाइज करवा रहे हैं। और आपको अब जाते दिखाएंगे हम कि वो सब चीज़ें इतने बढ़िया ढंग से होंगी कि ये कहते हैं गोबर को धन माना गया, गोबर में लक्ष्मी का वास माना गया। तो निश्चित रूप से 5-7 साल के बाद, 10 साल के बाद हम सब स्वयं मानेंगे गोबर में वास्तव में लक्ष्मी का वास है। टेक्नोलॉजी का यूज़ है, गाय के गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाने लगी हैं। तो क्या ऐसा कुछ आप लोग टेक्नोलॉजी लेकर के आए कि गाय के गोबर से कुछ चीज़ें बनाई जाएँ? जैसे भी वो लेकर के आए हैं कुछ जो है गाय के गोबर से बनी हुई। बिल्कुल, अभी आपको दिखा रहे हैं हम। ये हमारी सकेतड़ी गौशाला बना रही है। क्या चीज़ है ये? ये गौ फिनाइल है, गौ तत्व बनाइल नाम रखा है इसका हमने। और ये गौशाला ही बना रही है। तो ये मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल होगी? मार्केट में बिकने के लिए अवेलेबल गौशाला से मिलेगी। हमारा काम केवल इनको ये टेक्नोलॉजी देना, ट्रेनिंग देना और आगे बढ़ाना, आगे मार्केटिंग ये करेंगे। कुछ एक ईंट भी रख रखी है आपको? हाँ, ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर इसको हमने लैब टेस्टिंग की तो बैक्टीरिया मारने की शक्ति इसकी 80% की हमारे पास आ चुकी है। लैब टेस्टिंग रिपोर्ट हमारे पास। और इसी के साथ साथ आगे हमने लैब टेस्टिंग में दोबारा फिर भेजा हुआ है और इम्प्रूव करके भेजा हुआ है। हम सोचते हैं जितना केमिकल की करती है उससे ज़्यादा, उससे अच्छे रिजल्ट इसके आए और लोगों के स्वास्थ्य में भी दुष्प्रभाव ना आए। ये गौमूत्र बेस है। अब ये ईंट आप देखिए, ये गोबर से बनी हुई है। एक बार कोई इसको उठा के देखिए, कितने किलो की है जी? एक बार देखिए आप। कि सोचते हैं और इसमें स्पष्ट सीधी सी बात हमने सोची हुई है जो वो ये कि पानी में गड़े ना, आग में जड़े ना, और मकान का भार सहन करने की इसकी शक्ति हो। इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। अब तक इस स्थिति पे है कि हमारे पास 35 दिन हो गए पानी में डाली हुई है ईंट आज भी तैर रही है। इस ईंट में फ़र्क क्या है? वो मिट्टी बेस है, ये गोबर बेस है। ईंट वो भी अच्छी है, परंतु ये है कि इसके अंदर जो मकान के अंदर ठंडक, गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहने का जो है इसमें कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि पहले भी हम अपने घरों की लिपाई गोबर और मिट्टी से ही किया करते थे। मैंने केवल आपको सैंपल दिखाया। जब हम सब मापदंड पूरे हो जाएंगे, स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, तब इसको गौशालाओं को बनाने की अनुमति देंगे, उससे पहले नहीं। अभी मतलब एक प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रयोग कर रहे हैं और वाले। अभी ये गोबर से गमले बने हैं। हम सोचते हैं गमलों के बारे में, हम सोचते हैं कि जब इसके अंदर अगर पौधा लगाएं हम, इसके बड़े साइज भी होंगे, इसके अंदर जो पौधा लगाएं और वो पौधा ज़मीन में, बात यह है कि कल को वो पौधा छोटा तैयार होगी, प्योर तैयार होगी, उसको ज़मीन में लगाए तो 6 महीने की खाद भी उसके साथ जाए। और इसको अच्छी मतलब यह है कि डिजाइनिंग रूप में बढ़ा के आगे घरों में भी हम ये लगाएं। और इसकी कोशिश ये है, अभी ये जैसे हवन वगैरह करते हैं हम, उसके लिए हवन संविदा के तौर पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये गोबर से ही बनी हुई है। इसी प्रकार से और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ये भी आप गोबर से देखें। जैसे घड़ी रखी हुई है, ईंट रखी हुई है, गमले हैं। ऐसे वो जो गौशाला बनाती है वो अपने हिसाब से उसकी जो भी कीमत, कम से कम कीमत होगी, जो बाज़ार में मिलने वाली घड़ियाँ हैं उनसे कम रहेगी। हमारे केवल टेक्निकल गाइडेंस या रिसर्च का विषय हमारा रहेगा। अभी ये देखिए, ये गौमूत्र अर्क है। इसके अंदर तुलसी, नीम वगैरह
गिलोय, दालचीनी, सौंफ वगैरह है। कई दवाइयों में, कई पेट के रोगों के लिए अनेक अच्छी तरह से लाभकारी है।